जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? क्या हालचाल है? तो आज क्लास 12th केमिस्ट्री का हम स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले क्लास 12th केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री से हम शुरुआत करेंगे। और फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे सिंपल चैप्टर जो है वो है केमिकल काइनेटिक्स। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। हाँ, बट थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसके अंदर है, तो कैलकुलेशन से हमें घबराना नहीं है ना। बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो, चाहे आपका नीट जेईई हो, तीनों एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। थ्योरेटिकल पार्ट मुश्किल से कुछ 5 या 7 क्वेश्चंस हैं जो थ्योरेटिकल पार्ट में है ना, जो एग्जाम में बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल सा चैप्टर है, तो बहुत अच्छे से हमें प्रिपेयर करना है और इसमें लगभग सारे क्वेश्चन हमसे बन जाने चाहिए, इतना सिंपल सा ये चैप्टर है। तो डोंट वेस्ट अवर टाइम, हम अपना टाइम बर्बाद नहीं करते और नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। मेरा नाम है निखिल दुबे और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल सी फॉर केमिस्ट्री। तो क्लास 12 केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर हम जो पढ़ रहे हैं आज, वो पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली वर्ड डिराइव हुआ है काइनेटिक्स से। काइनेटिक्स का मतलब होता है काइनेसिस, जिसका मीनिंग होता है मूवमेंट। हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो केमिकल रिएक्शंस होने में नए बॉन्ड जो हैं वो एटम्स के बीच में बनते हैं। पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना, यही क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो किस पर्टिकुलर रेट से केमिकल रिएक्शन हो रहा है? क्लास 11 के अंदर हमने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा। उस थर्मोडायनामिक्स ने हमें ये बताया कि अगर कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का जो वैल्यू है वो कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है मतलब वो खुद से होता है, तो उसके लिए गिब्स एनर्जी की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव आती है। बट क्वेश्चन ये उठा कि कोई केमिकल रिएक्शन कितने समय में कितनी हो जाएगी? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम व्हाट विल बी द चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, आइदर इन अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कि कितने समय में रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है, कितने समय में रिएक्टेंट किस तरीके से बदल रहा है, कितने समय में प्रोडक्ट बदल रहा है, उन सारी चीजों की जो स्टडी है वो स्टडी किस में की जाती है? केमिकल काइनेटिक्स में की जाती है। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स जो है इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस एंड देयर मैकेनिज्म। मतलब 3 चीजों को हमें यहां पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन हुआ, टेम्परेचर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। वहां पे फिर पढ़ने के बाद हम डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के ऑर्डर्स देखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखेंगे। 0 ऑर्डर रिएक्शन होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, सेकेंड ऑर्डर होता है, nth ऑर्डर होता है ना। तो किस तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है। हम रेट लॉ पढ़ेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन का रेट है वो रेट किस चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सारे फैक्टर्स जो जो भी केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करेंगे उन सारी चीजों के बारे में हम यहां बात करेंगे। देन और मैकेनिज्म, कि हम यहां पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो होता है। यहीं हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंसी के बारे में बात करेंगे कि क्या होगा अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर को चेंज कर दें। तो इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट के साथ हमें इस चैप्टर को पढ़ना है। तो केमिकल काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, इज द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जहां पे हम केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में बात करेंगे। तो आज जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो फर्स्ट लेक्चर में हम इस केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में ही बात करने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होता है।
ठीक है, तो नोट कीजिए इतना। चलिए आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन, कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस है उनको स्पीड, उनकी जो स्पीड है, कितने टाइम में रिएक्शन कैसा हो रहा है, उसके हिसाब से तीन टाइप में रिएक्शन को क्लासिफाइड किया गया है। पहला रिएक्शन कहलाता है फास्ट रिएक्शन, है ना। सेकंड कहलाता है वेरी स्लो रिएक्शन, और थर्ड कैटेगरी जो है वो है मॉडरेट, ना तो बहुत ज्यादा फास्ट ना ही बहुत ज्यादा स्लो। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो है फास्ट रिएक्शन। रिएक्शंस ऑकर वेरी फास्ट, टेक्स 10 की पावर -14 to 10 की पावर -16 सेकेंड फॉर कंप्लीशन। कि कंप्लीशन में सिर्फ क्या लग रहा है, 10 की पावर -14 से 10 की पावर -16 सेकेंड लग रहा है कंप्लीशन में रिएक्शन को। इसका मतलब वो रिएक्शन जो बहुत तेजी से हो रही है, उन रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, फास्ट रिएक्शन। इसका एग्जांपल कि जो एसिड बेस रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, when an acid reacts with a base it makes a salt and water, it is very fast reaction। तो ये क्या है, फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है। सिमिलरली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कि when AgNO3 reacts with NaCl बनता है AgCl और NaNO3, ये भी क्या है, आपका फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है। तो इन फास्ट रिएक्शंस के लिए हम कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर नहीं सकते, क्योंकि रिएक्शन का जो कन्वर्जन रेट है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में बनने का जो है, वो बहुत फास्ट रिएक्शन होने के कारण कैलकुलेट किया नहीं जा सकता। सेकेंड रिएक्शंस कहलाती है स्लो रिएक्शन। रिएक्शंस विच ऑकर्स वेरी स्लोली मे टेक डेज, मंथ्स और ईयर्स, जैसे एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज नॉट डन in a day or in a hour, in a minute, it takes a so much long time। कभी कभी सालों लग जाते हैं पूरे एक आयरन के पीस को रस्ट में कन्वर्ट होने में। तो ये प्रोसेस क्या हो गई बच्चों, ये प्रोसेस हो गई वेरी स्लो प्रोसेस। तो ना तो वेरी फास्ट प्रोसेस के लिए ना ही वेरी स्लो प्रोसेस के लिए केमिकल रेट को डिटरमाइन किया जाता है। तो फिर किया किसके लिए जाता है, फॉर अ मॉडरेट रिएक्शन। Reactions which proceed with a moderate speed, we can measure the rate of these reactions very easily। तो वो केमिकल रिएक्शंस जो बहुत ज्यादा फास्ट भी ना हो, बहुत ज्यादा स्लो भी ना हो, उन रिएक्शंस के लिए क्या किया जाता है, केमिकल रेट को कैलकुलेट किया जाता है। एग्जांपल ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं वो हो गई। इन्वर्जन ऑफ शुगर एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि शुगर का इन्वर्जन जहां पे हाइड्रोलिसिस करा के हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज और सुक्रोज। कि इन्वर्जन ऑफ शुगर में ग्लूकोज और सुक्रोज दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर हैं, ऑप्टिकल आइसोमर हैं। ठीक है। इन केमिकल काइनेटिक्स 1 and 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन डू नॉट स्टडी। तो केमिकल काइनेटिक्स के लिए जो स्टडी किया जाता है वो स्टडी सिर्फ किसके लिए किया जाता है बच्चों, फॉर मॉडरेट रिएक्शन। ना तो बहुत फास्ट रिएक्शन के लिए और ना ही बहुत स्लो रिएक्शन के लिए केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी किया जाता है। ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, तो केमिकल रेट जो होता है किसी रिएक्शन का, वो होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम टेकन फॉर दिस चेंज। चलिए यहां से हम थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। कि एक केमिकल रिएक्शन हमारे पास है, उस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट आर कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, पी के अंदर। अब हमने ये एज्यूम किया कि एट टाइम T1 रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, R1।
और 8 टाइम T2 रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया R2। सिमिलरली प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम T1 पे कितना हो जाएगा P1 और टाइम T2 पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा P2। कॉन्सेंट्रेशन टर्म यू नो वेरी वेल फ्रॉम द चैप्टर सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन हमें बताता है कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी की हम बात यहां करने वाले हैं। तो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब क्या हो गया R2 माइनस R1 विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, कि ये चेंज होने में कितना टाइम लगा है। तो कितना टाइम लगा है, इट इज द डिफरेंस ऑफ T2 माइनस T1। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज क्या हो गया फाइनल माइनस प्रोडक्ट। हमेशा चेंज कैसे निकाला जाता है, फाइनल माइनस प्रोडक्ट। तो फाइनल हमारा कितना था, सॉरी फाइनल हमारा कितना था R2 और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था R1। तो T1 टाइम पे R1 कॉन्सेंट्रेशन, T2 टाइम पे R2 कॉन्सेंट्रेशन। तो चेंज कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल इन अ पर्टिकुलर गिवन टाइम। तो R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। अब एक चीज आप यहां थोड़ा सा दिमाग लगाइए, चलिए बाद में लगवाते हैं दिमाग। सिमिलरली क्या हो जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो इट विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम T2 माइनस T1। इसे क्या लिखा जा सकता है, चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट किया, किसका चेंज है रिएक्टेंट का, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम T। सिमिलरली इट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम T। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि सपोज करो कि मैंने एक समोसे की दुकान खोली है ना। तो मेरा इनपुट क्या होगा समोसा और आउटपुट क्या होगा पैसा। तो जितने समोसे बिकेंगे उतने पैसे मुझे मिलेंगे। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या हो गया समोसा और प्रोडक्ट क्या हो गया पैसा। तो समोसे बिकते जाएंगे टाइम के साथ और पैसे बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट जो है वो टाइम के साथ कम होने लगेगा और प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ने लगेगा। तो अगर रिएक्टेंट टाइम के साथ कम हो रहा है तो R2 विल बी स्मॉलर देन R1। R2 क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन R1 हो जाएगा। तो यहां पे ये चेंज जो है ये चेंज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। बट केमिकल रिएक्शन का रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। टू मेक दिस क्वांटिटी पॉजिटिव हम यहाँ क्या लगा देते हैं, नेगेटिव साइन। तो ये नेगेटिव साइन सिर्फ इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे फाइनल वैल्यू जो है रिएक्टेंट की वो क्या आएगी, पॉजिटिव आनी चाहिए। ये डिफरेंस कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। बट टाइम इंटरवल के साथ R2 जो है वो R1 से क्या होता है, छोटा। तो ये चेंज कैसा आएगा, नेगेटिव। इस चेंज को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने यहाँ क्या करा है, नेगेटिव। और ये नेगेटिव साइन इस बात को भी इंडिकेट करता है कि रिएक्टेंट जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट क्या हो गया बच्चों, इट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यही चीज यहां पे लिखी हुई है कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, टाइम टेकन फॉर दिस चेंज। अब इसी चीज को एक और चीज उन्होंने नाम दिया है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ R। जैसा अभी मैंने आपको बताया, जैसे जैसे समोसे बिकते जाएंगे तो समोसे कम होते जाएंगे। तो उसी को हमने क्या लिख दिया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ R। क्या बन गया ये, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। सिमिलरली रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P, पे से आने का रेट क्या होगा, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो रिएक्टेंट टाइम के साथ कम होने लगेगा और प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। इसे ही क्या कहा गया है, रेट ऑफ रिएक्शन कहा गया है। देखिए सिंपल सा टर्म है,
रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में बनना। बात आ गई रेट की, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमें ये चेंज जो है ऑब्जर्व करना है कि कितना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का टाइम के साथ चेंज हो रहा है और कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का टाइम के साथ बढ़ रहा है। क्लियर है? तो इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला क्या बन गया? रेट ऑफ रिएक्शन इज माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा टी बाय डेल्टा टी। डेल्टा आर क्या है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर इक्वल्स टू P2 माइनस P1 बाय T2 माइनस T1। क्लियर है बच्चों? बढ़े आगे, नोट कर लीजिए। चलिए, अब अगला आता है एवरेज रेट। तो दो टाइप के रेट्स के बारे में बात की गई है, एक कहलाती है एवरेज रेट, एक कहलाती है इंस्टेंटेनियस रेट। देखिए, एवरेज रेट का मतलब क्या हुआ कि किसी टाइम इंटरवल T1 पे रेट कितना है? R1। फिर हम निकाल रहे हैं किस पे? T2 पे रेट कितना है? R2। अब देखिए, रेट वाला ग्राफ जो है वो डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट है वो रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा? कम होगा, क्योंकि रिएक्टेंट का वैल्यू टाइम के साथ कम होने लगेगा और प्रोडक्ट का वैल्यू टाइम के साथ बढ़ेगा। तो अगर हम किसी इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर रेट निकालते हैं, ये मानते हुए कि इन बिटवीन द इंटरवल जो है वो रेट क्या है? कांस्टेंट है, कि अगर T1 पे R1 है और T2 पे क्या है? R2, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो रेट निकलता है उसे क्या कहा जाता है? एवरेज रेट। एवरेज रेट का मतलब क्या हो गया? माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। माइनस डेल्टा आर क्या हो गया? R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। मतलब हम सिर्फ T1 पे R1, T2 पे R2 की बात कर रहे हैं, इन बिटवीन जो भी है उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो जब हम सिर्फ क्या करेंगे? हम किसी फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे रेट को कैलकुलेट करेंगे। उस फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे जो रेट कैलकुलेशन है वही कैलकुलेशन क्या कहलाती है? एवरेज रेट कहलाती है। क्या कहलाती है? एवरेज रेट कहलाती है। क्लियर है? तो क्या बन जाएगा एवरेज रेट के लिए फॉर्मूला? आर एवरेज विल बी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा आर ऑफ डेल्टा टी। मतलब क्या हो गया? माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। क्लियर है? सिमिलरली इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगी? इंस्टेंटेनियस रेट में हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो ग्राफ है इस पे एक स्लोप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप। और ये स्लोप जो है इट विल बी इक्वल्स टू द माइनस dr बाय dt। तो यहाँ पे एंगल वेंगल निकाल के और सारा कैलकुलेशन किया जाता है, बट आगे हम चैप्टर में देखेंगे कि इसके लिए जो है डेरिवेशंस हैं, तो किस तरीके से इंस्टेंटेनियस रेट को कैलकुलेट करते हैं वो हम आगे चैप्टर में अच्छे से सीखेंगे। तो इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या हुआ बच्चों? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, जैसे हमने कहा t इक्वल्स टू 200 सेकेंड पे, है ना? तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो रेट कैलकुलेट किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? इंस्टेंटेनियस रेट कहा जाता है। पर हमने कहा t इक्वल्स टू 100 सेकेंड और t इक्वल्स टू 300 सेकेंड, मतलब दो टाइम इंटरवल हमारे पास हैं। उन टाइम इंटरवल में जो रेट कैलकुलेट किया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? एवरेज रेट। और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रेट कैलकुलेशन किया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, नोट कीजिए इसे। बढ़े आगे। सिमिलरली अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में भी वही चीज है। प्रोडक्ट का ग्राफ कैसा होगा? इंक्रीज होगा। समय के साथ प्रोडक्ट कैसा होगा? बढ़ता जाएगा। अगर हम टाइम इंटरवल पे बात कर रहे हैं तो क्या बात करेंगे हम? एवरेज रेट की। तो आर एवरेज क्या हो जाएगा? आर एवरेज विल बी इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब इट विल बी नाउ इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो अगर हम किसी इंटरवल ऑफ टाइम में बात कर रहे हैं तो हमें दो पर्टिकुलर टाइम को लेना पड़ेगा, बट वही
अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करें तो हमें स्लोप निकाल के ये जो टेंजेंट हमने लिया है इस ग्राफ पे, ये ही क्या कहलाएगा, इसका इंस्टेंटेनियस रेट कहलाएगा। तो आर इंस्टेंटेनियस क्या बन जाएगा इसके लिए, डीपी बाय डेल्टा टी, और जो किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ दैट कर्व। इसका मतलब क्या हुआ कि आर एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या डिफरेंस हुआ कि जब चेंज इन टाइम अप्रोच करे जीरो को तो डेल्टा बिकम्स डी, डेल्टा क्या बन जाता है, डी बन जाता है। कि जब डेल्टा टी जो चेंज इन इंटरवल ऑफ टाइम में ये जीरो को अप्रोच करने लग जाए, उस केस में डेल्टा क्या बन जाता है बच्चों, डी बन जाता है। आप याद कीजिए, थोड़ा डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा हो कि whenever very small change is to be calculated, it is to be done with the help of differentiation। तो उस केस में डेल्टा क्या बन जाता है, डी बन जाता है। तो इंस्टेंटेनियस रेट में वही चीज हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा डेल्टा है नाउ इट बिकम्स द डी, वो क्या बन जाता है, डीपी बाय डी। तो जब डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करने लगे उस समय जो रेट कैलकुलेशन है वो क्या कहा जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो केमिकल रेट निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट। तो रिएक्टेंट के केस में हमने देखा, रिएक्टेंट के केस में कर्व डिक्रीजिंग है, ठीक है, बट प्रोडक्ट के केस में कर्व कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो रेट का कैलकुलेशन है वो क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज का मतलब क्या हुआ, किसी टाइम इंटरवल में जो रेट का कैलकुलेशन है वो क्या कहलाता है, एवरेज रेट। क्लियर है, बढ़े आगे। तो अगला है बच्चों यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जैसा अभी हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चेंज इन रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, या चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो ऊपर का टर्म क्या है बच्चों, ऊपर का टर्म हमेशा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे का टर्म क्या है, टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, यहां पे मोलैरिटी को लिया जाता है। इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में किसको लिया जाता है, मोलैरिटी को। जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है मोलैरिटी को, ये मोलैरी हो गया है। इट्स अ मोलैरिटी, और मोलैरिटी का यूनिट मोल पर लीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो क्या बन जाएगा यहां पे, फिर से इसको देखते हैं कि मोलैरिटी का यूनिट मोल पर लीटर और टाइम का यूनिट सेकंड या मिनट। तो क्या बन जाएगा यूनिट, मोल पर लीटर पर सेकंड या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन वी नो वेरी वेल कि PV इज इक्वल्स टू होता है nRT। तो P बराबर क्या हो जाएगा, N/V RT। टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, R कांस्टेंट है तो N/V किसके प्रोपोर्शनल हो गया, मोलैरिटी के। मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है, मोलैरिटी। इसका मतलब यहां पे कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम प्रेशर भी यूज कर सकते हैं। अगर हमारे जो रिएक्टेंट है वो क्या हो जाए, गैसेस, प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या हो जाए, गैसेस हो जाए, तो कॉन्सेंट्रेशन पर टाइम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर पर टाइम। और अगर ये प्रेशर पर टाइम हो जाता है तो यूनिट क्या बन जाएगी बच्चों, प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिवाइडेड बाय टाइम मतलब सेकंड, मतलब यूनिट बन जाएगी ATM सेकंड इनवर्स। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन टर्म है तो मोल पर लीटर
और इस मोल पर लीटर को हम मोलर भी बोल सकते हैं, कैपिटल M भी लिखा जा सकता है। तो मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स या मोलर सेकंड इनवर्स। अगर सारे प्रोडक्ट गैसेस हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसेस स्टेट में है, तो क्या बन जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सेकंड। क्लियर है, नोट कीजिए इसे। बढ़े आगे, चलिए अगला है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे किसी केमिकल रिएक्शन में गिवन है तो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा, चलिए फर्स्ट वाले को समझते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। तो पहले रिएक्टेंट ले लेते हैं, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है, HgCl2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो यहां दोनों पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि रिएक्टेंट का कोफिशिएंट कितना है 1, सॉरी दोनों ये क्या है, रिएक्टेंट है और कोफिशिएंट कितना है 1, इसलिए कोई इशू नहीं। प्रोडक्ट में भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, बट प्रोडक्ट में माइनस नहीं आएगा क्योंकि प्रोडक्ट इंक्रीज होता है टाइम के साथ। इस वाले को जरा देखें, देखिए रिएक्टेंट कौन है, ये 3, तो क्या बन जाएगा यहां पे, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BrO3 माइनस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेल्टा H प्लस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, अब ये दोनों प्रोडक्ट हैं तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एंड चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। बट यहां पे हम देख सकते हैं कि सबके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो चूंकि ये पर मोल निकाला जाता है तो यहाँ पे तो 5 मोल्स हैं, तो पर मोल निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1/5 से। BrO3 माइनस का कोफिशिएंट 1 ही है, तो यहाँ पे कोई डिवीजन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कितना है 6, तो इट विल बी द 1/6। ठीक है, इधर देखें Br2 3 है तो ये कितना बन जाएगा 1/3, H2O भी 3 है तो ये कितना हो जाएगा 1/3। तो बच्चों ये प्रोडक्ट का जो चेंज है इसे कहा जाता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो सिमिलरली ये क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट डिसअपीयर होता है तो इट विल बी नोन एज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। तो ये बन गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, ये बन गया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। नोट कीजिए इसे क्योंकि न्यूमेरिकल में ये चीज बहुत काम आने वाली है। ठीक है, वो आपसे रेट ऑफ अपीयरेंस पूछ सकता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछ सकता है। तो ये रिएक्टेंट का जो चेंज है इट विल बी द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और ये क्या कहलाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। और ये सब किसके इक्वल होगा, ऑल विल बी इक्वल टू द
रेट ऑफ रिएक्शन। ये पूरा इक्वल होगा किसके? रेट ऑफ रिएक्शन के। क्लियर है? नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, करते हैं जरा। फॉर द रिएक्शन आर कन्वर्टिंग टू पी, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 टू 0.02 in 25 minutes. Calculate the average rate of reaction. एवरेज रेट हमें निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम रेट ऑफ रिएक्शन बना ले। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। अब रिएक्टेंट के ही टर्म्स में हमें वैल्यूज गिवन है, तो इट विल बी व्हाट? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? T2 माइनस T1 विल बी इक्वल्स टू, फाइनल वैल्यू क्या है बच्चों? फाइनल वैल्यू इज 0.02, क्योंकि रिएक्टेंट कम होता है तो लोअर वैल्यू भी फाइनल वैल्यू, तो इट विल बी 0.02 माइनस 0.03 होल डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया है? 25 मिनट्स, तो ये हो गया 25 मिनट। यूनिट यहां क्या आ जाएगा? मोल पर लीटर। और यहां साइन कैसा लगाते हैं? नेगेटिव। तो 0.02 में से 0.03 गया तो माइनस का 0.01, वो माइनस और ये माइनस क्या बन गया? प्लस। तो इट विल बी 0.01 डिवाइडेड बाय 25। डेसिमल रिमूव करें तो कितना आ जाएगा? 100। 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो 25 4 जा 100, तो इट विल बी कितना बना? 4 इंटू 10 की पावर -4 यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है सेकंड में भी, तो वी नो वेरी वेल कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू कितने सेकेंड्स? 60 सेकेंड्स। तो क्या बन जाएगा कंप्लीट आंसर में इन सेकेंड्स? अगर इन सेकेंड्स में निकालें तो 60 से डिवाइड कर दें तो इट विल बी 4 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 10 टू द पावर -4। 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा? ये इसको ऐसे लिखते हैं 40/6, और ये 2 0 ऊपर चले गए तो 10 की पावर -6 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यहां से कट कर दें तो इट विल बी 6.66 इंटू 10 टू द पावर -6 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो देखिए कितना सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बहुत ज्यादा टिपिकल कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। क्लियर है? नोट कीजिए। चलिए अगला देखते हैं। In a reaction 2A converts into products, the concentration of A decreases from 0.5 mole per liter to 0.4 mole per liter in 10 minutes. Calculate the rate during this interval. तो सबसे पहले रेट का रेट बना लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू माइनस R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। 0.5 से 0.4 हो गया है, तो क्या हो जाएगा फाइनल वैल्यू? 0.4। इनिशियल कितना था? 0.5। टाइम इंटरवल कितना दिया है? 10 मिनट्स।
यूनिट क्या बन जाएगी, मोल, ये लीटर इनवर्स और नीचे मिनट है। 0.4 में से 0.5 गया तो माइनस का 0.1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, 0.1 डिवाइडेड बाय 10। क्या गलती हो गई, देखिए गलती, यहां कोफिशिएंट कितना था, 2 था, तो व्हाट शुड बी दिस, इट विल बी द 1/2। ये क्या होना चाहिए था, 1/2 होना चाहिए था, ये भी क्या होना चाहिए था, 1/2, यहां भी क्या आना चाहिए था, 1/2। इसको हटाया, डेसिमल 1/2 कितना हो गया बच्चों, 0.5 इंटू 10 की पावर -2, यूनिट क्या बनेगी, मोल, लीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स। तो चूंकि पर मोल निकालते हैं, मोल पर, इसलिए हमने क्या करा, इसको 1/2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, आया समझ में। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है, और ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है चैप्टर, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा टफ नहीं है, तो न्यूमेरिकल से हमें घबराना नहीं है, बस सॉल्व करना है। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑन द केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात की, अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं तो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं वो देखा। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे मार्क्स लाइए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।